तो हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लर्न करा था कि कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड होता है पार्टिकल नेचर्स पे। और पार्टिकल्स को निकालने के लिए कम से कम उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब उसके बेसिस पे हम लोग समझ रहे थे इमिशन, और उसमें पढ़ रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को वेव थ्योरी से बेस्ड, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, उसमें कई तरह के फेलियर्स थे। उन फेलियर्स को हमने एक एक करके समझा भी, और देखा भी था कि कैसे वेव थ्योरी फेल हो गई थी। क्योंकि जब कोई वेव फ्रंट कैरी करता है किसी एनर्जी को, और वो एनर्जी किसी मेटल पे स्ट्राइक होती है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी धीरे धीरे एनर्जी ऐसे स्प्रेड होते चली जाती है। लेकिन जब फोटोन किसी मेटल पे पड़ता है तो वो एकदम से स्ट्राइक होता है, और स्ट्राइक होने के बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसके पास पहले बहुत ही हाई इंटेंसिटी की, या हाई इंटेंसिटी में क्या बढ़ना चाहिए, एनर्जी उसके पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वेव फ्रंट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रेडिएट करते चले जाते हैं। तो वेव थ्योरी के बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, हम लोग समझे थे कि कैसे फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होता है कौन, इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वेव थ्योरी में। तो वेव थ्योरी का एक और फेलियर था, थर्ड फेलियर आप कह सकते हैं, कि वेव थ्योरी का जो इंटेंसिटी है वेव थ्योरी के बेसिस पे, तो वेव थ्योरी के बेसिस पे इंटेंसिटी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर हम ब्लू लाइट या रेड लाइट के बारे में बात करें, तो ये ब्लू लाइट है, ब्लू। और ब्लू के देखें तो ब्लू के लिए इसका जो वेवलेंथ होगा वो बहुत मिनिमम होता है। लेकिन वहीं रेड कलर के लिए, ये फिर भी मैंने थोड़ा सा कम बना दिया, लेकिन फिर भी लैम्डा जो रेड कलर के लिए होता है वो ज़्यादा होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो हम उसमें देखेंगे कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो तो यहाँ पर भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इंटेंसिटी की चेंज होने से फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक मटेरियल का, अगर कोई ब्लू कलर का बल्ब है और उसकी इंटेंसिटी को आप कितना भी चेंज करते चले जाओ, तो उसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर भी, क्योंकि और वेव थ्योरी के बेसिस पे बोला गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हाँ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सॉल्व करना इसके बेसिस पे आसान था। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है करंट के साथ, कि जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और जो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है हर मटेरियल का, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर मेटल का जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका इंटेंसिटी पे वो किस तरह से डिपेंड करता है, कि इंटेंसिटी कुछ भी हो पर फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज, न्यू डज नॉट चेंज, फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रिक्वेंसी इसके साथ डिपेंड नहीं करती। फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है आने वाले इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पे। और उससे पहले वाले फेलियर्स में हमने बताया था कि इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी वेव थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन पार्टिकल नेचर में देखा गया कि इंटेंसिटी कितने भी बढ़ाते जाओ, किसी भी मेटल को एक फिक्स्ड मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये थ्योरी फेल हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि इस तरह से ये जो सारे ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास आता है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कि वेव थ्योरी वहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में। क्योंकि एक तो वेव थ्योरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, लेकिन जो पार्टिकल नेचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं फ्रिक्वेंसी पे, और फ्रिक्वेंसी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। साथ ही साथ वो वेव फ्रंट कैरी करते हैं एनर्जी को, तो वेव फ्रंट जब कैरी करते हैं एनर्जी को तो एनर्जी स्प्रेड होती चली जाती है। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी काफ़ी नहीं होती है। और कम से कम एक फोटोन जो है, या फिर जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिट करता है या लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कैसा इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्राइक होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक में या फोटॉन्स डायरेक्ट हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वेव फ्रंट अगर इसके पास पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन हमारे पास आता है कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या था? इस तरह से एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स को क्या बोला गया? और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल रहे हैं तो उनको वो है फोटॉन्स। तो फोटोन के बारे में बात करी गई। तो जब भी कोई क्या करता है, कोई मटेरियल इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, द मटेरियल रेडिएशन बिहेव एज इफ एक जो जब भी कोई मटेरियल है उस पर कभी कोई एनर्जी आएगी, तो एनर्जी आने के बाद वो क्या करेगा, वहां से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा मटेरियल। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई एनर्जी पहुंची और ये एच न्यू एनर्जी होती है। तो ये एच न्यू एनर्जी है, यही जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कैपेबल है, और इसके पास क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है, तो इसको बोला जाएगा फोटॉन। ये जो एनर्जी, ये पैकेट या क्वांटा इसके पास पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स, तो हम फोटॉन्स को क्या डेफिनेट कर सकते हैं कि जब भी कोई लाइट या कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास आएगी, एज अ इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करने के बाद वहां से किसी चीज को, एनर्जी को निकाल देगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो फिर क्या निकलेगा, रेडिएशन। रेडिएशन आएगा, तो उसको बोला जाएगा फोटॉन। क्योंकि वहां से मास क्या होता है, इसका मास, इसका वेटलेस होता है। एट रेस्ट इट इज वेटलेस। जब ये रेस्ट कंडीशन में होगा तब ये वेटलेस होता है, इसके पास कोई भी मास नहीं होता है। लेकिन जैसे ये मोशन करता है, मूव करता है, तो मूव करने के बाद ये क्या करता है, वहां से किसी भी सरफेस में पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और जिसको बोला जाएगा रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, in interaction of radiation with material, in interaction of radiation with material, radiation radiation behave as if it is made of particle. It is made of particle, और उस पार्टिकल का नाम क्या होगा, इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो जब भी कोई अब एनर्जी किसी मटेरियल के पास पहुंच रही है, तो एनर्जी किस फॉर्म में आएगा, रेडिएशन की फॉर्म में, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी एक रेडिएशन है, वो रेडिएशन क्या करेगा, हीट करेगा किसी मटेरियल को, और फिर मटेरियल को हीट करने के बाद फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन को या किसी सरफेस में लेके आ जाएगा, और किस फॉर्म में आएगा, रेडिएशन के फॉर्म में। तो वहां पर जो रेडिएशन है वो बिहेव करता है किसकी तरह, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और उसी को बोला जाता है फोटोन। उसको क्या बोलेंगे, फोटोन। और इस वाली एनर्जी को बोला जाएगा फोटोन एनर्जी। और फोटोन एनर्जी कितना होता है, एच न्यू। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, वेयर E is equal to h nu is a photon energy, और यहाँ पे जो h है दैट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और न्यू इज ए फ्रिक्वेंसी, इज कौन सी, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखना, न्यू नॉट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और ये क्या है आपका, फोटोन एनर्जी, इतना एनर्जी उसके पास होना चाहिए। और जब कोई फोटोन एनर्जी इस तरह से मूव करता है, ये फोटोन मूव करता है, इसके पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, और वो वेलोसिटी लगभग किसके बराबर होती है, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इन वैक्यूम
its speed is equal to speed of light. इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है c. c इज 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड. तो फोटोन के पास जितनी भी, जब भी वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है तो उसके पास इतनी स्पीड होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर हम 100 वॉट, 200 वॉट या 500 वॉट या कुछ भी कर दें, तो उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है? नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी. इफ इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज्ड, if intensity of light increased, no effect, ठीक है, increased, there is no effect, there is no effect किस पे? No effect of frequency और energy. फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमने बात करी थी कि अगर इंटेंसिटी कितनी बढ़ा जाए, जैसे ब्लू कलर है, अब ब्लू कलर की इंटेंसिटी आपने 100 वॉट कर दी और इसकी भी 200 वॉट कर दी, तो इनका क्या होगा? वाइब्रेशंस तो इनकी इसके बेसिस पे होंगे ना. ब्लू के फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे? अब इनका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहेगा, रेड कलर का फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसका वेवलेंथ फिक्स्ड है, इसका वेवलेंथ भी फिक्स्ड है. इसका अगर वेवलेंथ बोले तो इसका 7000 एंगस्ट्रॉम, और इसका वेवलेंथ भी इसी के बीच में अराउंड 4000 और 7000 के बीच में रहेगा. उसकी इंटेंसिटी के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा. इंटेंस और फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं होगी तो फोटोन एनर्जी में, ई एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो इस तरह से इंटेंसिटी को अगर कितना भी इंक्रीज कर दिया जाए, कुछ चेंज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये भी स्टोन है फोटॉन्स थ्योरी के बेसिस पे. और जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. एंड फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कैसे नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड. नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि जब भी कोई फोटॉन्स ट्रैवल करेगा तो फोटोन ट्रैवल करेगा किस एनर्जी के साथ? एनर्जी फोटोन एनर्जी, और फोटोन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट क्यों होंगी? क्योंकि ये तो इसी से ही जनरेट होता है. तो इसलिए फोटॉन्स भी जो होते हैं, जो रेडिएशंस हैं, तो वो क्या करती हैं? न्यूट्रल होती हैं, तो इनकी वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है. एंड द थर्ड नेक्स्ट वन, 6 पॉइंट, फोटॉन्स के पास अपना एक मोमेंटम होता है, मोमेंटम एंड एनर्जी which is conserved. Photons have momentum and energy which is conserved. ठीक है, फोटॉन्स के पास अपना एनर्जी और मोमेंटम भी होता है जो कि कंजर्व रहता है. और फोटोन और एनर्जी की कंजर्व होने के बेसिस पे इसको लगभग लैम्डा के टर्म्स में भी हम लिखते हैं. और तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p. तो ये जो इक्वेशंस है इसको हम बाद में देखेंगे. तो ये लगभग किसी रेडिएशंस पार्टिकल्स के लिए चाहिए. तो ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p. द मोमेंटम, h इज प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा इज द वेवलेंथ मोमेंटम. और मोमेंटम जब ये है तो एनर्जी को भी हम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड एच न्यू इज एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h/p. तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन h/p. तो सी एच से कैंसिल, पी ऊपर आ जाएगा. तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी. एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम.
तो ये एनर्जी और ये इसका मोमेंटम। तो फोटोन के पास अपना क्या होता है, मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है, और जो कि नेचर में कैसा रहता है, कंजर्व्ड। कि मोमेंटम होगा तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, जहां से ट्रैवल करेगा उस समय इसका पास जो भी नेचर है वो स्पीड, वो आगे जाकर के फिर वही कंजर्व की फॉर्म में रहेगा। एनर्जी भी कंजर्व रहेंगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो जब भी क्या करता है कि कोई मोमेंटम या कोई फोटोन जब किसी मटेरियल पे स्ट्राइक होगा, तो मटेरियल पे स्ट्राइक होने के बाद इतना क्या है कि वो वहां पर स्ट्राइक होने के बाद अपनी एनर्जी उस पार्टिकल को देगा। वो पार्टिकल जब एनर्जी लेगा तो वो वाइब्रेट करेगा वहां पे, और जो वाइब्रेशन होगा तो उस वाइब्रेशन से वो क्या करेगा, अपनी प्लेस पे, जैसे कि सपोज मैं एक बात करता हूँ आपके पास कि मैं इसको हिट करता हूँ, तो हिट करने पे क्या होगा, हिट करने पे यहाँ पे एक साउंड जनरेट हुआ। तो साउंड जनरेट में क्या हुआ, ये पार्टिकल वहां तक नहीं पहुंचे, इन पार्टिकल ने अपनी प्लेस पे ही वाइब्रेशंस क्रिएट करे, और जब वाइब्रेशन क्रिएट करे तो वो वाइब्रेशन किस फॉर्म में आगे ट्रांसफर हुआ, एनर्जी की फॉर्म में। अब समझिए, मास वहीं पे रहा लेकिन आगे ट्रांसफर क्या हुआ, एनर्जी। तो इसलिए से मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों के दोनों यहाँ पर रहते हैं फोटोन के पास। ठीक है, नेक्स्ट, photons do not follow the conservation their own numbers। अब क्योंकि फोटॉन्स के बारे में हम लोगों ने एक एनर्जी कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन में पढ़ा था। चार्ज कंजर्वेशन में हम लोगों ने एनिलेशन और प्री एनिलेशन प्रोसेस देखा था। ठीक है, एनिलेशन प्रोसेस जहां पर दो चार्ज पार्टिकल्स जब ब्रेक होते हैं, ठीक है, इसको एनिलेशन कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोसेस भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो जो चार्जेस, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और जब दोनों टूटेंगे तो ये अपने अपने साथ रेडिएशंस निकालते हैं, जैसे गामा, इसको बोलते हैं फोटोन। तो ये क्या करता है, ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को भी ओबे करता है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो भी बनेंगे वो डिपेंड करता है चार्ज के टूटने से, चार्जेस के ब्रेक होने से। तो यहां पर हम देख रहे हैं चार्ज क्या है, अपने आप में एक मास, एक पार्टिकल। तो फोटॉन्स कैसा नेचर है, फोटोन के पास एक अपना पार्टिकल नेचर होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वेव थ्योरी से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फोटोन थ्योरी, ये पूरा का पूरा आपके पास फोटोन थ्योरी है। फोटोन थ्योरी में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले फोटॉन्स क्या होता है, जब भी कोई एक एनर्जी एक इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में किसी मटेरियल पे पड़ेगा, फिर वो इंटरेक्शन या वो रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ पार्टिकल, उसको फोटोन कहेंगे। फोटोन के पास क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में ये वेटलेस होता है, ठीक है, या मासलेस कह सकते हैं। और फोटोन एनर्जी के पास E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी होते हैं, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸। इंटेंसिटी अगर लाइट की इंक्रीज होगी तो ये इफेक्ट नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे। साथ साथ फोटोन कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं नेचर में, और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। फोटोन्स का जो मोमेंटम और एनर्जी के टर्म्स में एल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी यूज करते हैं, और एनर्जी को E इज इक्वल टू पी इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट, फोटॉन्स चार्ज कंजर्वेशन लॉ को भी ओबे करता है। इसमें क्या होता है कि जब चार्जेस का एनिलेशन होगा, दो चार्जेस, एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो साथ साथ अपने साथ ब्रेक होने के बाद एनर्जी रेडिएट करेगा। आगे लोग हम इसको स्टडी भी करेंगे। तो ये एक तरह से जो एनर्जीज आती हैं, प्लस जब एनर्जी रिलीज होती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि चार्जेस की ही और चेंज होने की वजह से वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस में हम लोगों ने एक्सप्लेन करा इसको। एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो आइंस्टाइन की बेसिस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को सॉल्व करा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन फोटॉन्स थ्योरी, बेस्ड ऑन फोटॉन्स थ्योरी। तो ये फोटॉन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फोटोन के बेसिस पे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करा, सॉल्व करा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे फोटॉन्स थ्योरी के बेसिस पे हमने सॉल्व करा। तो सबसे पहला तो ये टर्म आता है कि एक मिनिमम अमाउंट की क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, जिसको आप क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगा,
ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए। और लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम किसके बेसिस पे समझ रहे हैं? फोटॉन्स के बेसिस पे। क्योंकि एनर्जी जब वहां पे स्ट्राइक करेगी मतलब किसी इंटेंसिटी से, तो इस इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, हर एक मटेरियल का अपना डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो एक मिनिमम वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोला गया? फाई नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए? फाई नॉट के बराबर एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। और कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट नहीं होगा। कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? न्यू नॉट के बराबर चाहिए, तभी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन द फोटॉन्स थ्योरी। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर। जब हम वेव नेचर के बारे में बात करते हैं तो वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैटर एंड रेडिएशन। तो इसके लिए जो थ्योरी दी तो वो दी थी डी ब्रॉगली ने, जिसको आप डी ब्रोजाइल भी कहते हैं। डी ब्रॉगली ब्रोजाइल थ्योरी। डी ब्रॉगली ने अपने थ्योरी में बताया है कि जो नेचर है उस नेचर में दो तरह के फॉर्म है किसी भी मटेरियल के। तो वो होता है सबसे पहला, फर्स्ट इज रेडिएशन एंड सेकेंड वन इज मैटर। और जब दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं, रेडिएशंस जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी फॉर्म है पार्टिकल्स फॉर्म, और मैटर मतलब कि वेव नेचर्स, तो इन दोनों को कंबाइन करके जब बनता है तो उसको बोलते हैं मैटर वेव। और ये दोनों के दोनों एक साथ एक कभी कभी मतलब अपने नेचर को बदलते चले जाते हैं प्लेस टू प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से। कहीं पर जो पार्टिकल्स हैं तो वहां पर पार्टिकल नेचर चाहिए, जैसे कि कुछ थ्योरी, जैसे अभी अभी हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर लाइट के पास कैसा नेचर होना चाहिए? पार्टिकल नेचर। जहां पर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझ रहे हैं, पोलराइजेशन समझ रहे हैं, तो वहां पर कैसा नेचर होना चाहिए? वेव नेचर होना चाहिए। ठीक। तो इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने बोला कि एक नया तरह का वेव फॉर्म होता है मैटर वेव्स। और मैटर वेव कैसा है? मैटर वेव ऐसा है, मतलब कि इसमें वेव भी है और इसमें पार्टिकल्स भी हैं। तो पार्टिकल्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं ऐसे, और जब वाइब्रेट करते हैं अपने अपनी जगह में तो वो क्या कर देते हैं? एक पूरा का पूरा फॉर्म बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटा या मैटर वेव। इसको भी मैटर वेव बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दोनों की थ्रू फॉर्म है। और ये थ्योरी जो डी ब्रॉगली की थ्योरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। पर लेकिन ये कैसे? डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, पर हाइपोथेसिस को फिर हाइपोथेटिकली चीज़ों को समझाना और सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंटल उसको प्रूफ नहीं करते हैं तब तक क्या करते हैं? उसको समझा नहीं जाता है, तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ प्रूव भी करे, और डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था जी नेचर के बेसिस में, और जिनको उसने कहा कि मैटर वेव, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? मैटर वेव क्या होते हैं कि इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि इनकी कल्पनाएं थी, लेकिन इनकी कल्पनाएं बहुत ही सटीक थी। बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद उन्होंने दिया था कि इफ रेडिएशन
हैज ड्यूअल नेचर, हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कौन सा? ये, उसके पास मैटर भी और ये भी हो, ड्यूअल नेचर। मैटर शुड ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। मैटर शुड हैव ड्यूअल नेचर। रेडिएशन अगर अपने आप को ड्यूअल नेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो मैटर की भी अपने आप को ड्यूअल नेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड साथ ही साथ दैट इज अ मैटर व्हेन wave it moves as a wave, so that is a matter when move waves, a matter when waves it moves as a wave, it moves as a wave। ये देखिए, अगर कोई मटेरियल है तो इस पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे? पैकेट। और पैकेट है तो अगर ये पैकेट जा रहा है तो पैकेट क्या होता है अपने आप में? ये पार्टिकल। और पार्टिकल के अंदर क्या है? वाइब्रेशंस, वेव्स। तो अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, किसी वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो इसके पास भी दो नेचर हो गए। ये मटेरियल भी मूव कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद क्या है? एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर एक वेव की फॉर्म में जा रहा है, लेकिन वो वेव कैसा है? एक पूरा का पूरा ऐसे कंप्रेस्ड, कहीं पर कम, फिर ज़्यादा 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 मैक्सिमम, फिर कम, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। साथ साथ ये पूरा का पूरा एक पैकेट फॉर्म में, बाद में इसको क्वांटम थ्योरी में इसको क्वांटा कहते हैं, ठीक है? या फोटॉन्स का भी क्वांटा ही कहा जाता है, पैकेट, ए बंडल ऑफ एनर्जी। तो पहला हाइपोथेसिस इनका ये था। एंड सेकंड वन, इसको मिला करके और यही जो मैटर वेव्स हैं, ये प्रोपेगेट द आइडिया कि जो थर्ड टाइप का वेव है उसको बोला गया इन्होंने मैटर वेव। इन दोनों का जो थर्ड टाइप का जो वेव है उसको इन्होंने मैटर वेव नाम दिया, मैटर वेव। ठीक, मैटर वेव। और मैटर वेव के बारे में एक इनकी लाइन थी कि whenever a particle moves the matter wave, तो ये क्या करता है? envelop it and control its motion, or we say that a wave associated with a moving particle। जब भी ये मैटर वेव आगे मूव करता है तो क्या करता है कि अपने आप को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के साथ साथ एक वेवलेंथ क्रिएट करता है और एनर्जी की फॉर्म में आगे ट्रैवल करता है, जो कि मैटर वेव है। तो मैटर वेव के बारे में क्या डेफिनेशन दी? मैटर वेव क्या है? मैटर वेव जब आगे मूव करता है तो ये अपने आप को, अपने एनर्जी को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के साथ साथ चेंज करता है अपने आप को। तो ये इसके अंदर अपना इनबिल्ड नेचर है। इनबिल्ड नेचर के अ वेव, ये मैटर वेव कैसे है? अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोलिंग इट्स मोशन। मूव किसके फॉर्म में चल रहा है? पार्टिकल फॉर्म में, लेकिन साथ साथ उसकी मोशन को भी कंट्रोल करता है। तो a wave moving a wave moving yo move a wave move a wave associated with a moving particle, with moving particle matter wave क्या है? a wave associated with moving particle and controlling its motion, and controlling its motion controlling its motion is matter wave, is matter wave। ये मैटर वेव है। तो मैटर वेव क्या है? मैटर वेव किस तरह की एक वेव है जो क्या करता है? एक मूव करता है पार्टिकल फॉर्म में, लेकिन कंट्रोल करता है इसके मोशन को, इसके मोशन को, इन नेचर्स को, रेडिएशंस को और मैटर को, किसी मटेरियल की, इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो उसको बोला गया मैटर वेव। और जो मैटर वेव है, अगर फोटोन की फॉर्म में, इफ फोटोन और फोटोन,
फॉर फोटोन, फोटोन क्योंकि पार्टिकल्स नेचर भी है, तो फॉर फोटोन के लिए ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी इज अ मोमेंटम, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट. फॉर इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के लिए यही, ये जो मैटर वेव का वेवलेंथ है इज एच अपॉन पी इज मास इनटू वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे जो नेचर है ये हर जगह पे ये मैटर वेव है, लेकिन ये मैटर वेव इतनी इतनी वैसी एनर्जी क्योंकि कम एनर्जी की होती है कि जब हम पे स्ट्राइक होती है, मतलब ये हमसे भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं, लेकिन इनकी एनर्जी हमारे पास जो पहुंचती है वो बहुत ही कम होती है. अब देखो इसको कैसे एग्जांपल से समझते हैं. क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन. एक बॉल है, बॉल ऑफ मास, और उस बॉल का मास है कितना, 0.12 kg. ठीक है, इस बॉल का मास कितना है, 0.12 kg. एंड वेलोसिटी इसका, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, और फाइंड करिए इसका लैम्डा. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी. एच इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास 0.12 एंड 20. इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इज 2.76 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर. अगर मैं इसी लैम्डा के बारे में देखूं तो ये लैम्डा कितना आ रहा है, 2.76 आ रहा है, और 10 की पावर माइनस 34. इसका ये मतलब कि इस बॉल के पास भी क्या है, अपना एक मैटर वेव है, लेकिन वो कितना है, बहुत ही कम वेवलेंथ का है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता. लाइट हम पे भी स्ट्राइक करती है, लेकिन हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते नहीं है, हम उस रेडिएशन को महसूस नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम वेवलेंथ की है. अब समझ में आ रहा है. अगर मैं यहाँ से स्ट्राइक कर रहा हूँ तो यहाँ इसके साथ साथ एक एनर्जी और एक मैटर वेव क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है किसी पार्ट एसोसिएट विद द मूविंग पार्टिकल. वेव एसोसिएट कर रही है मूविंग पार्टिकल के साथ, लेकिन कंट्रोल इट्स मोशन. तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था. हर एक नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसका जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है या मैटर है, सबके पास ये लैम्डा इक्वल टू ये, और ये मैटर वेव्स हर जगह है, मौजूद है नेचर में, हर जगह ये एग्जिस्ट करता है. तो समझ में आया थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में कि रेडिएशंस और मैटर के अलावा भी एक थर्ड, आप ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव कुछ उन्होंने नाम दिया, तो वो कौन सा है, मैटर वेव. और मैटर वेव हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो ये एसोसिएट करती है मूविंग पार्टिकल के साथ साथ और कंट्रोल करती है उसके मोशन को. और ये देख सकते हो, इस बॉल का मास अगर 20 kg भी हो जाए तब भी क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अब एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव करा गया, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना था इस हाइपोथेसिस को, तो उन्होंने क्या करा, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करा. और ये डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन डी ब्रोगली का एक क्वेश्चन निकाला था पोटेंशियल के लिए. तो डी ब्रोगली रिलेशन वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं इस लैम्डा को, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज. क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम होता है कि जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं और वो फिर वेव्स और मैटर इनकी फॉर्म में आगे जा सकते हैं. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड विद अ पोटेंशियल ऑफ वी, एन इलेक्ट्रॉन excited with the potential of v नॉट या v पोटेंशियल ऑफ v. ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, K इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड काइनेटिक एनर्जी को हम किस में डिनोट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से मास का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऊपर नीचे, तो बन जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर
इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और m स्क्वायर v स्क्वायर इज m मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, p स्क्वायर बाय 2m इज p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m e v is a potential difference, lambda is equal to h upon p, so p is equal to, put the value of p here, so lambda is equal to h upon under root 2m e v. We know that h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And put the value here, so lambda, then lambda is equal to 1.227 upon under root v, 1.227 into under root v के टर्म्स में इज न्यूटन मीटर, नैनोमीटर, lambda equal to 1.227 under root v. This is known as a potential difference और de Broglie wavelength में एक रिलेशन, ठीक है। इससे ये भी पता चल गया कि लैम्डा, अगर पोटेंशियल को चेंज करेंगे, पोटेंशियल के चेंज होने से लैम्डा भी बदलेगा, तो वेवलेंथ का, अगर इसको वेवलेंथ का चेंज होना किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इजेक्ट होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, लैम्डा में भी चेंजेस आएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, समझ पा रहे हो। तो पोटेंशियल का चेंज होने से हमें कैलकुलेट हो गया कि अगर हम किसी मास का, किसी वेलोसिटी का, किसी मैटर का किसी भी फॉर्म में वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इसका रिलेशन नेचर में मटेरियल के लिए भी है, वेव्स के लिए भी है, मटेरियल के लिए भी, वेव्स के लिए भी, फोटॉन्स के लिए भी, तो हर जगह ये वैलिड है। तो मैटर वेव हर जगह एग्जिस्ट करती हैं किसी न किसी फॉर्म में, बट वही है कि वो क्या करते हैं, ये एसोसिएट करती हैं पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल नेचर्स को, लेकिन कंट्रोल करती हैं उसके मोशन को। क्लियर। मैटर वेव की इसी फॉर्म को समझने के लिए फिर एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, और उन्होंने इसको बताया भी कि जब भी नेचर में मैटर वेव मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि कभी भी एक ही जगह पर दोनों चीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और अगर हम मैटर वेव के बारे में बात करें तो मैटर वेव में ऐसे मूव करती हैं, मैटर वेव मूव करती हैं ऐसे, मैटर फॉर मैटर के लिए, किसी मैटर में जो वेव मूव करती हैं ऐसे मूव करती हैं। लेकिन जब मटेरियल या मैटर वेव के बारे में हम बात करते हैं, मैटर वेव के बारे में, तो मैटर वेव में इनका मूवमेंट होता है कैसे, एक एनवलप की फॉर्म में, ऐसे। तो मैटर वेव में क्या होगा, मैटर वेव में एक एनवलप जाता है, लेकिन मैटर में अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन ऐसे, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, पोजीशन हर बार, हर एक साइकिल के बाद 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो मैटर वेव के साथ पोजीशन और मोमेंटम कभी भी क्या नहीं करते हैं, एक साथ वेरी नहीं करती, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस भी हम लोगों ने के मैटर वेव को फिर उन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा डी ब्रॉगली के इस हाइपोथेसिस प्रिंसिपल को, ठीक, ओके।